नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। तमिलनाडु की राजनीति में नया मोड़, अध्यक्ष मंडल के प्रमुख को शशिकला ने हटाया। जवाबी कार्रवाई में शशिकला महासचिव पद से बर्खास्त, मुख्य सचिव और डीजीपी राजभवन तलब। उत्तर प्रदेश में पहले दौर का मतदान कल, 15 जिलों की 73 सीटों पर तैयारी पूरी। मैदान में 839 उम्मीदवार। महिला आरक्षण बिल पारित कराने का वादा, वेंकैया नायडू ने कहा राज्यसभा में बहुमत का इंतजार। आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय महिला संसद शुरू। संघीय अदालत से ट्रंप को झटका, यात्रा प्रतिबंध आदेश पर रोक बरकरार, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का ऐलान। विराट कोहली ने रचा नया इतिहास, लगातार 4 सीरीज में दोहरा शतक जमाने वाले पहले बल्लेबाज। बांग्लादेश के खिलाफ 687 रन पर पहली पारी घोषित। और आइए देखते हैं पहली खबर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण की शनिवार को वोटिंग होगी। चुनाव आयोग ने मतदान की तैयारियां पूरी कर ली हैं। 73 सीटों पर शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। शनिवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 15 जिलों की 73 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इनमें बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, आगरा और एटा जिलों पर सबकी नजरें रहेंगी। पहले दौर में करीब 2,57,00,000 वोटर 26,823 बूथों पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। इनमें 1,17,00,000 महिलाएं हैं। इस दौर में करीब 24 लाख वोटर 18 से 19 साल की उम्र के हैं। 481 मतदान केंद्र और 1246 मतदेय स्थल हैं। 5,500 मतदान कर्मी और 6,000 पुलिसकर्मी सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए लगे हुए हैं। हर सेंटर पर सेंट्रल पुलिस फोर्स है और जो नॉन पुलिस मेजर्स हैं डिसेंसिटाइज करने के लिए वेबकास्टिंग, स्टैटिक मैजिस्ट्रेट, माइक्रो ऑब्जर्वर, डिजिटल कैमरा, वीडियो कैमरा, वो भी तमाम जितने भी हमारे क्रिटिकल और सेंसिटिव प्लेसेस हैं उसको पुलिस के साथ साथ नॉन पुलिस मेजर्स भी ट्रांसपेरेंसी के लिए रखे गए हैं। पहले चरण में सबसे ज्यादा 26 उम्मीदवार आगरा दक्षिण सीट पर हैं, जबकि हस्तिनापुर में महज 6 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इस दौर में गृह मंत्री राजनाथ सिंह के पुत्र पंकज सिंह, कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप माथुर, बीजेपी प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा, बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी, कल्याण सिंह के पौत्र संदीप सिंह, बीजेपी नेता संगीत सोम, सुरेश राणा और सांसद हुकुम सिंह की बेटी मृगांका सिंह समेत कुल 839 उम्मीदवार अपना भाग्य आजमा रहे हैं। आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। मुजफ्फरनगर जिले के 887 पोलिंग बूथों में से 600 पर वीडियो कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा जिले में 6,000 अर्धसैनिक बल तैनात किए गए हैं। सुपर जोन, जोन और सेक्टरों में मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी रहेंगे जो पूरे दिन गश्त करके सुनिश्चित करेंगे कि मतदान शांतिपूर्ण हो, निष्पक्ष हो और सकुशल हो। किसी प्रकार की अव्यवस्था पैदा करने वाले लोगों के खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी। 2012 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी को इस चरण में 73 में से 11 सीटें मिली थी। एसपी और बीएसपी ने 24-24 सीटें जीती थी, जबकि आरएलडी को 9 और कांग्रेस को 5 सीटें मिली थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और पहले चरण के मतदान से पहले बातचीत करेंगे कि असल में इस पहले दौर में किन पार्टियों की साख दांव पर है, क्या बड़े चुनावी मुद्दे हैं और जनता का मूड किस तरीके का हो सकता है। अरविंद कुमार सिंह हमारे सहयोगी वरिष्ठ सहायक संपादक राज्यसभा टीवी के मौजूद हमारे साथ हैं, जिन्होंने कि इस पहले दौर में जो इलाके आते हैं उन जिलों का दौरा भी किया। अरविंद जी, स्वागत है आपका। शुरुआत में कहूं कि इस पूरी बेल्ट में आपने क्योंकि लंबा अरसा गुजारा इस चुनाव प्रचार के दरमियान अलग अलग इलाकों में, क्या एक बड़ा मुद्दा है, तो मैं कहूं 2-3 बड़े मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि मतों को या मतदाता को प्रभावित करते नजर आए कल? देखिए कहीं जी, इसमें जो है ये मुख्यतः जो 73 सीटें हैं, ये तो सबसे बड़ा चरण है जितने चुनाव होने हैं 7 चरणों में। उसमें जो एक सबसे बड़ा मुद्दा है वो है किसानों का मुद्दा, क्योंकि ये जो 73 सीटें जिन पर चुनाव हो रहा 15 जिलों में,
इनमें एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जिसमें गन्ना किसान है, और गन्ना किसानों का आज भी बहुत ज्यादा बकाया है। मैं आपको बताऊं तो अकेले मेरठ जिले में करीब करीब 550 करोड़ रुपए अभी भी गन्ना किसानों का बकाया है। तो 550 करोड़ एक जिले में जहाँ 6 चीनी मिल है उस पर इतना बकाया हो तो कितनी बुरी हालत होगी। दूसरा जो है एक बड़ा चंक है जो आगरा और सराउंडिंग जो है वो आलू किसानों का है। आलू की हालत ये हो गई है कि एक 55 और 56 किलो का जो एक बैग है वो 180 रुपए में आ गया, 190 रुपए में। तो ये दोनों जो किसान हैं, और इसके साथ साथ नोटबंदी ने उसके जो पूरे देश भर में और दुनिया भर में नामी गिरामी जो इंडस्ट्रियल जो बेल्ट है हमारा, मतलब जो यहाँ का अपना जिसको कहिए मेक इन इंडिया जो है, चाहे वो खुर्जा की पॉटरी हो, चाहे वो जो है अलीगढ़ के ताले हों, या फिर जो है सहारनपुर के लकड़ी के काम हो, ये सब सारे ऐसे हैं जो कि ग्लोबली रिकॉग्नाइज हैं, मतलब जिनकी कोई पहचान आज की नहीं है। ये सैकड़ों सालों की अपनी रिकॉग्निशन बनाई है, ये सब चरमराए हैं, सब हुए हैं। तो इस नाते और कानून व्यवस्था दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसको एक तरह से राज्य सरकार के खिलाफ जा रहा है, नोटबंदी जो है उसको बीजेपी के खिलाफ है। तो इस तरह से कुल मिलाकर के ये देखना होगा कि 2012 में जो परिणाम आए थे, जिसमें कि आज कांग्रेस और सपा गठबंधन अगर आप देखिएगा तो ये दोनों 29 सीटें उस समय जीते थे। तो गठबंधन तो नहीं था उस समय, लेकिन अब ये गठबंधन दांव पर है क्योंकि ये काम के नाम पर वोट मांग रहे हैं। दूसरा, बीजेपी ने 2014 में इस पूरे बेल्ट में बहुत शानदार प्रदर्शन किया था, एक तरफा जिसको कहिए एक छत्र जिसमें आरएलडी वगैरह सब। और आरएलडी इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आरएलडी के बारे में जितनी रिपोर्ट मिल रही है कि आरएलडी का एक बहुत शानदार प्रदर्शन हो रहा है। और अगर मानते हैं जो किसान कम्युनिटी है जिसमें जाट बड़ी संख्या में है, अगर वो आरएलडी को लौटते हैं और आरएलडी एक ताकत बनती है तो ये माना जा सकता है कि जो पहला चरण होगा उसमें अगर आरएलडी को ताकत मिल जा रही है तो यानी इस प्रदेश की जो आने वाली सत्ता है उसमें वो एक महत्वपूर्ण केंद्र बन सकता है। तो मोटे मोटे तौर पर ये नजर आ रहा है अभी जी। इस पहले दौर में एक बीएसपी को अगर मैं बात करूं, पिछले चुनाव में बीएसपी का इस इलाके में अच्छा वोट शेयर हमेशा रहा है। सीटों के लिहाज से भी 2012 में कहूं कि 24 सीटें उसको मिली थी जी। इस बार बीएसपी के लिहाज से इलाका भी क्या उतना ही मुफीद दिख रहा है? क्योंकि मल्टी कॉर्नर फाइट, मैं कहूं कि त्रिकोणीय मुकाबले या फिर चतुष्कोणीय मुकाबले में बीएसपी को आमतौर पर ज्यादा फायदा होता दिखता है। देखिए, ये जो इलाका है कविन जी, ये मुख्यतया बीएसपी के जन्म के समय का एक तरह से वो केंद्र रहा शुरू से ही, चाहे वो मायावती हो, कांसीराम जी हो, इन लोगों ने सबने यहाँ काम किया हुआ है। उनकी बादलपुर में जो है इनका गांव है, इसके बाद जो इनकी ननिहाल भी हापुड़ में है, और यहाँ जो पूरा काम का सेंटर है वो आगरा जैसे बड़े शहर है, मेरठ जैसे बड़े शहर जहाँ दलित वोटरों की बहुत बड़ी संख्या है। तो निश्चित तौर पर है। लेकिन अब ये देखना होगा जो पिछला जो चुनाव था उसमें सपा और बसपा के बीच में सिर्फ एक वोट का फर्क, एक सीट का फर्क था। एक सीट के फर्क के बीच में अगर जैसे भी आगरा में देख लीजिए तो आगरा सबसे बड़ा है, जो ये जो सीटें जहाँ हो रही है इनमें 9 सीटें आगरा में, उसमें से 9 में से 6 बीएसपी ने जीती थी। और बाकी भी अगर आप देख लीजिए, यहाँ तक कि बागपत जो कि बिल्कुल जिसको सबसे इम्पोर्टेंट सेंसिटिव माना जाता है, वहां भी 3 में से 2 जीती थी उन्होंने। तो जो बीएसपी निश्चित तौर पर अगर आप देखेंगे, क्योंकि मीडिया में बीएसपी वोट नहीं रहती है, लेकिन जो रिजल्ट आते हैं पिछली बार उनके खिलाफ लहर के बाद भी अगर सपा से सिर्फ एक सीट कम पाई थी, तो बीएसपी को निश्चित तौर पर अंडर एसेस करके नहीं देखा जा सकता। और वो भी ऐसे इलाके में जहाँ की मुस्लिम वोट बड़े इंपॉर्टेंट है। अगर बीएसपी की तरफ मुसलमान वोटों को झुकाव होता है तो ये हो सकता है कि फर्स्ट फेज है उसमें वो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरे। लेकिन बाकी क्या चरणों में होता है ये देखना वाला होगा। लेकिन बीएसपी को इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि लेकिन ये प्रयोग है, नया प्रयोग है। पिछले बार ब्राह्मण थे और एसपी और कांग्रेस के गठबंधन के बाद क्या बीएसपी को यहाँ पर थोड़ा सा मैं कहूँ कि कमजोरी मिल रही है या फिर उससे ज्यादा मुश्किलें आ रही हैं, या उसका कोई खास असर बीएसपी या फिर बीजेपी को नहीं है? अब देखिए, जो है ये जो मुस्लिम वोटर हैं, जैसे मुजफ्फरनगर जैसी जगह है, वहां तो करीब करीब जो है आप समझिए कि कई हिस्से तो 40% से ज्यादा है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो काफी 28% से ज्यादा इसमें पूरे मुस्लिम वोट है जो है। तो मुस्लिम वोट निश्चित तौर पर वो समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के गठबंधन के लिए भी इम्पोर्टेंट है और उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, बीएसपी के लिए। तो अभी और खुद लोकदल के लिए भी, आरएलडी के लिए भी। तो ये जरूर है, जहां जहां हम लोग गए हमने ये देखा कि मुस्लिम वोट जो है इस मामले में पहले वोटों की तुलना में वोट खुल नहीं रहा है। और वो आमतौर पर उनकी पूरी रणनीति यह है कि जो कैंडिडेट इन तीनों में खासतौर बीजेपी को हरा सकता हो वो उनको वोट करेंगे। लेकिन ओवरऑल जो अभी लग रहा है एक पिक्चर जो है मुस्लिम वोटों का और इनका,
उसमें ये लग रहा है कि मुस्लिम वोट जो है बहुत सावधानी के साथ और कोई ध्रुवीकरण ना होने पाए। ये हुआ भी नहीं अभी तक अगर आप देखेंगे। पिछले चुनाव में मुजफ्फरनगर के दंगों की छाप थी, वो इस बार इस तरह का नहीं। बेसिक मुद्दों पे चुनाव हो रहा है तो, लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के हो जाने के बाद इस कैडर में एक नया उत्साह आया है और एक तरह से बाकी मुद्दे जो है वो किनारे हो रहे हैं। क्या जाति हावी है मैं कहूँ मुद्दों पर, विकास के नाम पर, या फिर जात से ज्यादा बड़े मुद्दे हैं, जाति कहीं पीछे छूट रही है? देखिए, जब मुद्दे आते हैं तो जात तो जरूर पीछे छूटती है, क्योंकि किसानों का मुद्दा जब होगा तो अकेले जाट का मुद्दा नहीं हो सकता। उसमें मुसलमान भी आ गए, उसमें बाकी जातियां भी आ गई। तो राजनीतिक दलों में भी खासतौर पर आरएलडी को जो थोड़ा ताकत मिली है वो किसानों के मुद्दों पर मिल रही है। और ये भी एक सच है कि हमारा उत्तर प्रदेश, बिहार या देश के कई राज्य ऐसे हैं जहाँ जाति तो एक सच है और उसमें कैंडिडेट की जात, कैंडिडेट का धर्म, ये सारी चीजें अपनी जगह। अभी वो हम उस जगह नहीं पहुंच पाए 70 साल में जहां हमें पहुंचना था। लेकिन ये बात सही है कविन जी, इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जो कैंडिडेट है वो कैसा है, उसकी छवि कैसी है। ये हर जगह, क्योंकि एमएलए के चुनाव में तो मैं अगर एमएलए चुन रहा हूँ तो मैं ये देखूंगा कि ये मुझे मेरे लिए अवेलेबल होगा या नहीं होगा। बिल्कुल, ये बहुत अहम होगा देखना कि पहले दौर में कि विकास और दूसरे बड़े मुद्दे जाति पर हावी होते हैं और जो छवि जिसकी बात अरविंद जी कह रहे हैं वो कितनी कारगर होती है मतदाताओं को रिझाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। विजय लक्ष्मी पंडित, संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष, देश की पहली महिला कैबिनेट मंत्री, भारतीय संविधान सभा की सदस्य, लोकसभा में फूलपुर सीट की नुमाइंदगी, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में देश का प्रतिनिधित्व। विजय लक्ष्मी पंडित के नाम है उपलब्धियां अनेक। नेहरू परिवार की ये सदस्य है देश की सफलतम राजनीतिज्ञों में से एक। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के सियासी समर में जीत हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार रैलियां कर रहे हैं। उन्होंने बिजनौर और हरिद्वार में चुनावी जनसभाएं की। बिजनौर में प्रधानमंत्री के निशाने पर अखिलेश यादव रहे तो हरिद्वार में हरीश रावत सरकार। बिजनौर रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। उन्होंने अखिलेश यादव पर विरोधियों को जेल में डालने के लिए कानून के दुरुपयोग का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह खत्म हो चुकी है। प्रधानमंत्री ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन को दो कुनबों का मेल बताया। जो महीने पहले लड़ाई लड़ते थे, 27 साल उत्तर प्रदेश बिहार तू मैं करते थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि चारों तरफ कमल दिखाई दे रहा है तो फिर निकल पड़े, आग गले लग गया। उधर हरिद्वार में प्रधानमंत्री ने हरीश रावत सरकार की जमकर निंदा की। उन्होंने कहा कि राज्य में लूट का तंत्र चल रहा है और बीजेपी सरकार बनने के बाद ये खत्म होगा। ये लूट चलाने वाले, ये जंगलों को बेचने वाले, मैं आपको विश्वास देता हूं भाजपा की उत्तराखंड की नई सरकार एक एक का हिसाब पूरा करेगी। उत्तर प्रदेश में दूसरे दौर का चुनाव 15 फरवरी को होना है। इस दौर में 67 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। वहीं उत्तराखंड की सभी 70 सीटों पर एक दौर में 15 फरवरी को मतदान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उत्तर प्रदेश में दूसरे दौर के लिए भी समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने अपनी ताकत झोंक दी है। अखिलेश यादव ने पीलीभीत, शाहजहांपुर और बरेली में रैलियां की तो मायावती ने मुरादाबाद और लखीमपुर में। समाजवादी पार्टी प्रमुख और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पीलीभीत में रैली की। उन्होंने नोटबंदी को लेकर प्रधानमंत्री को घेरने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री वादा तो करते हैं लेकिन निभाते नहीं हैं। अखिलेश यादव ने कहा
कि बीजेपी वाले मन की बात करते हैं लेकिन हम काम की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमारे गांव में रहने वाले गरीब किसान और जो भी पैसा था उनका सबका काला पैसा बता दिया। इतना समय गुजर गया, कोई जनता के लिए काम किया हो तो बताते हैं। केवल मन की बात की और समाजवादियों ने कम से कम काम की बात की। उधर मुरादाबाद रैली में बीएसपी प्रमुख मायावती समाजवादी पार्टी और बीजेपी पर जमकर बरसीं। मायावती ने कहा कि जनता बीजेपी के नोटबंदी और सपा के जंगल राज से परेशान है। उन्होंने कांग्रेस पर अल्पसंख्यक विरोधी समाजवादी पार्टी से हाथ मिलाने का आरोप लगाया। सपा की सरकार के आते ही फिर यहाँ हर प्रकार के अपराध व जुल्म जाति पहले से भी कई गुना ज्यादा बढ़ जाएंगे। मायावती ने वोटरों से कहा कि सपा कांग्रेस गठबंधन को मिले वोट का सीधा फायदा बीजेपी को होगा। उन्होंने राज्य में पूर्ण बहुमत से बीएसपी की सरकार बनने का भरोसा जताया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तमिलनाडु के सियासी संकट में इस वक्त भी धुंध के बादल छाए हुए हैं। शीर्ष अधिकारियों ने राज्यपाल सी विद्यासागर राव से मिलकर उन्हें ताजा हालात की जानकारी दी। मद्रास हाईकोर्ट ने विधायकों पर दबाव के आरोपों पर राज्य सरकार से जवाब मांगा, तो डीएमके के कार्यकारी अध्यक्ष एम.के. स्टालिन ने राज्यपाल से मिलकर रिजॉर्ट में रखे गए अन्नाद्रमुक विधायकों को छुड़वाने की मांग की। तमिलनाडु में सियासी संकट के बीच शुक्रवार को शीर्ष अधिकारियों ने राज्यपाल सी विद्यासागर राव से मुलाकात की। इनमें मुख्य सचिव गिरिजा वैद्यनाथन, डीजीपी टी.के. राजेंद्र और पुलिस कमिश्नर एस. जॉर्ज शामिल थे। मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है जब मुख्यमंत्री पन्नीर सेल्वम का गुट विधायकों को बंदी बनाने का आरोप लगा रहा है। पन्नीर सेल्वम समर्थक एक विधायक ने पुलिस में शिकायत कर जनप्रतिनिधियों से संपर्क नहीं होने की बात कही है। शशिकला गुट इन आरोपों से इनकार कर रहा है। Each and every MLA is very safe and they are doing their own work. मद्रास हाईकोर्ट में शुक्रवार को सरकारी वकील ने यह बयान वापस ले लिया कि सभी विधायक एमएलए हॉस्टल में हैं। कोर्ट ने कहा कि कुछ विधायकों को बंदी बनाकर रखने की बात अगर सही है तो यह गंभीर मामला है। इस बीच अन्नाद्रमुक महासचिव वी.के. शशिकला ने पार्टी अध्यक्ष मंडल के प्रमुख ई. मधुसूदनन को बर्खास्त कर दिया है। मधुसूदनन ने गुरुवार को मुख्यमंत्री ओ. पन्नीरसेल्वम के समर्थन का ऐलान किया था। मधुसूदनन की जगह ये पद के.ए. सेंगोटायन को दिया गया है। पार्टी में अध्यक्ष मंडल प्रमुख को ही आम परिषद की बैठक बुलाने का अधिकार है। We received a complaint that he has gone to Election Commission and they have given the complaint against the General Secretary. It is against the rule of the party. So it is the decision of a General Secretary and also Mr. Sengotain is also a senior member. इस बीच अन्नाद्रमुक नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री ई. पुन्नुस्वामी ने पन्नीरसेल्वम को समर्थन देने का ऐलान किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात की और विधायकों से पन्नीरसेल्वम के साथ आने की अपील की। उधर सुप्रीम कोर्ट ने शशिकला के खिलाफ एक याचिका पर तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया है। याचिका में आय से ज्यादा संपत्ति मामले में फैसला आने तक शशिकला को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से रोकने की मांग की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अन्नाद्रमुक में अब बर्खास्तगी का दौर शुरू हो चुका है। महासचिव वी.के. शशिकला की ओर से अध्यक्ष मंडल पद से हटाए गए मधुसूदनन ने जवाबी दांव चला है। मधुसूदनन ने महासचिव पद से शशिकला को हटाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि महासचिव पद पर नए नेता का चुनाव अब कार्यकर्ता करेंगे। शशिकला गुट ने इस फैसले को अवैध बताया। Honorable Chinnamma is the duly elected General Secretary of AIADMK. The entire party is under her control. नोटबंदी के मसले पर पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार के रवैये पर सवाल खड़े किए हैं। पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदम्बरम की किताब के विमोचन के मौके पर नीतीश ने कहा कि जनता को जानने का हक है कि नोटबंदी के बाद कितना काला धन आया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री बार बार नोटबंदी का मकसद बदल रहे हैं, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। उन्होंने साफ किया कि जनता को इससे जुड़े सवाल पूछने का हक है। नीतीश ने देशभक्ति जैसे कई मुद्दों पर भी केंद्र सरकार को घेरा। उस समय हम लोगों को बहुत दृढ़ता के साथ अपना काम करना होगा, अपनी बात कहनी होगी और बड़ी मजबूती के साथ कहनी होगी। और हम लोगों को या देश के किसी भी नागरिक को आज जो दिल्ली की सत्ता पर बैठे हुए हैं उनसे पैट्रियटिज्म के किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। फिर क्या सर्टिफिकेट इशू करेंगे भाई?
हर आदमी का कमिटमेंट है देश के प्रति। राज्यसभा में बहुमत हासिल होने पर केंद्र सरकार महिला रिजर्वेशन बिल पास कराएगी। अमरावती में राष्ट्रीय महिला संसद में केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने ये बात कही। कार्यक्रम में आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने कहा कि दुनिया को और महिला नेताओं की जरूरत है। आंध्र प्रदेश विधानसभा की ओर से आयोजित राष्ट्रीय महिला संसद कार्यक्रम शुक्रवार को अमरावती में शुरू हो गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री एम वेंकैया नायडू ने कहा कि सरकार संसद और विधानसभाओं में महिला आरक्षण के पक्ष में है और राज्यसभा में बहुमत होने के बाद विधेयक को पारित किया जाएगा। What is required is political will and administrative skill. That is the requirement of the hour. And once I can assure you, on behalf of my party, if once I get majority in Rajya Sabha, the Women's Reservation Bill will be passed at the earliest. कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि तिब्बत के आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने और ज्यादा महिला नेताओं की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि इससे सुरक्षित दुनिया और मानवीय मूल्यों की रक्षा में मदद मिलेगी। 200 nations of this planet, the majority of the nations leader eventually taken by female, or world may become more safer, more peaceful. महिला संसद को पुडुचेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी, बांग्लादेश संसद की अध्यक्ष शिरीन चौधरी समेत कई जानी मानी हस्तियों ने संबोधित किया। Women empowerment is an essential precondition of inclusive, equitable, participatory and sustainable democracy and development. A robust democracy must create opportunity for inclusion of women in every sector. 3 दिन के कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण की चुनौतियों और पहचान के मुद्दे पर 7 सत्र होंगे। इसका मकसद समाज के सभी वर्गों की महिलाओं को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में प्रोत्साहित करना है। There will be declaration after this. The declaration will be circulated to all policy makers, either government of India or state governments or some other private organizations, everybody. Then naturally there will be some takers. सम्मेलन में देश विदेश की महिला सांसद, विधायक, सामाजिक और कॉरपोरेट जगत की 800 महिला लीडर शामिल होंगी। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में महिलाओं का संसद में सिर्फ 12% सीटों पर ही कब्जा है। नेशनल वुमेन्स पार्लियामेंट एक कोशिश है महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बढ़ावा देने के लिए। अमरावती से कैमरा पर्सन प्रशांता और सुधांशु के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। दिल्ली में अब स्कूल परिसर में मोहल्ला क्लिनिक खोले जाएंगे, जहां पर इलाके के लोगों के साथ स्कूली छात्रों की सेहत की जांच भी होगी। उपराज्यपाल ने 300 स्कूलों में मोहल्ला क्लिनिक शुरू करने के प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। कई महीनों के इंतजार के बाद दिल्ली सरकार अब 300 नए मोहल्ला क्लिनिक खोलने की तैयारी में है। जमीन की कमी के चलते अब सरकारी स्कूल में ही ये क्लिनिक खोले जाएंगे। लैंड मिलना तो मैडम अभी 100 साल तो लगे ही जाएंगे। डीडीए के पास लैंड है, डीडीए देने को तैयार नहीं है। हमने 10 अस्पतालों की जमीन मांगे हुए 2 साल हो गए, तो वो अस्पतालों की जमीन ही नहीं दे रहे। अगर 1000 मोहल्ला क्लिनिक की जमीन डीडीए से हम मांगेंगे, केंद्र सरकार से मांगेंगे, तो 20, 30, 50 साल लग जाएंगे। करीब 300 स्कूलों में मोहल्ला क्लिनिक को स्कूल की बाउंड्री के साथ ही बनाया जाएगा। ये 2 घंटे के लिए स्कूल के बच्चों के लिए खुला रहेगा, जहां छात्रों की सेहत की नियमित जांच की सुविधा होगी। इसके अलावा क्लिनिक में इलाके के लोगों का इलाज किया जाएगा। यहाँ दवाइयाँ और करीब 200 टेस्ट होंगे। सबसे बड़ा कारण ये भी कि बच्चों को हम सुविधा देना चाहते हैं। आज हमारे चार्टर में तो लिखा हुआ है कि बच्चों को ये मेडिकल सुविधा मिलनी चाहिए, पर मिलती नहीं है। डॉक्टर ही नहीं है, अवेलेबल नहीं है। तो मोहल्ला क्लिनिक के अंदर उनका एनुअल चेकअप है, मंथली चेकअप है, क्वार्टरली चेकअप है, आईज हैं, ईयर्स हैं, जनरल चेकअप है, और कोई भी दिक्कत है उसके लिए हम पूरा कर रहे हैं। उसके साथ सिक रूम भी साथ में बना रहे हैं। स्कूलों में जो बनेंगे, तो अगर बच्चों को कोई सिक रूम की जरूरत पड़े तो उसके लिए भी अलग से बना रहे हैं। लेकिन विपक्ष दिल्ली सरकार के इस प्रोजेक्ट पर सवाल उठा रहा है। सुरक्षा को लेकर एक बहुत बड़ा प्रश्न उठने वाला है इस मोहल्ला क्लिनिक के माध्यम से, क्योंकि एक एनवायरनमेंट जो होता है स्कूल का, एक बंद प्रेमिसेस के अंदर सुरक्षित एटमॉस्फेयर होता है। एक वो चीज आपको देखनी पड़ेगी। हाइजीन बहुत बड़ा इशू आएगा। फिलहाल दिल्ली में 106 मोहल्ला क्लिनिक चल रहे हैं और सरकार ने राजधानी में 1000 मोहल्ला क्लिनिक बनाने का फैसला किया है। पिछले 2 साल में दिल्ली सरकार ना तो अपने स्कूलों की सेहत सुधार पाई और ना ही अपने मोहल्ला क्लिनिक के प्लान को 2.5 कोस भी चला पाई। लेकिन अब उपराज्यपाल से हरी झंडी मिलने के बाद देखना ये दिलचस्प होगा कि सरकार स्कूल और मोहल्ला क्लिनिक की सेहत किस रफ्तार से सुधारती है। कैमरा पर्सन श्यामलाल के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उनके यात्रा प्रतिबंध आदेश पर अदालत की रोक को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे।
अपीली अदालत के फैसले को डोनाल्ड ट्रंप ने राजनीतिक निर्णय करार दिया है। अमेरिका की संघीय अपील अदालत से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को झटका लगा है। कोर्ट ने यात्रा प्रतिबंध के आदेश पर रोक लगाने के सिएटल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। This is a complete victory for the state of Washington. The Ninth Circuit Court of Appeals, in a unanimous decision, effectively granted everything we sought. We are a nation of laws, and as I have said, as we have said, from day one, that those laws apply to everybody in our country, and that includes the President of the United States. अदालत के फैसले के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया कि अदालत में मिलेंगे। उन्होंने इस फैसले को राजनीति से प्रेरित बताया। It's a political decision, and we're going to see them in court, and I look forward to do it. ट्रंप प्रशासन ने अपीलीय कोर्ट में याचिका दाखिल कर यात्रा प्रतिबंध आदेश पर निचली अदालत से लगी रोक को जल्द हटाने की मांग की थी। ट्रंप इस मामले में अब आदेश बहाली के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने 7 मुस्लिम देशों के लोगों के अमेरिका आने पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। विराट कोहली दुनिया के अकेले ऐसे बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने लगातार 4 टेस्ट सीरीज में दोहरे शतक बनाए हैं। कोहली ने घरेलू सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने का वीरेंद्र सहवाग का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। हैदराबाद टेस्ट मैच में भारत ने 6 विकेट पर 687 रन का बड़ा स्कोर बनाने के बाद पहली पारी घोषित कर दी। साहा ने भी टेस्ट करियर का दूसरा शतक बनाया। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने ऐसा कारनामा कर दिखाया है जो अब तक कोई नहीं कर पाया था। कोहली लगातार 4 टेस्ट सीरीज में दोहरा शतक बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने इस मामले में ब्रेडमैन और राहुल द्रविड़ को पीछे छोड़ दिया। ब्रेडमैन और द्रविड़ के नाम 3 लगातार सीरीज में दोहरे शतक का रिकॉर्ड था। कोहली ने वेस्टइंडीज, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड के बाद अब बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में दोहरा शतक जमाया। हैदराबाद टेस्ट के दूसरे दिन कोहली 204 रनों की पारी खेलकर आउट हुए। कोहली ने 246 गेंदों का सामना करते हुए 24 चौके लगाए। भारत ने 6 विकेट पर 687 रन का विशाल स्कोर बनाने के बाद पहली पारी घोषित कर दी। रिद्धिमान साहा ने भी शतकीय पारी खेली। साहा 106 रन बनाकर नाबाद रहे। अजिंक्य रहाणे ने 82 रनों का योगदान दिया। रविंद्र जडेजा 60 रन बनाकर नाबाद रहे। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक बांग्लादेश ने 1 विकेट खोकर 41 रन बना लिए हैं। तेज गेंदबाज उमेश यादव ने बांग्लादेश के सलामी बल्लेबाज सौम्य सरकार को 15 रन के निजी स्कोर पर आउट कर दिया। पहली पारी में बांग्लादेश अभी भी 646 रनों से पीछे है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो खबरों के आज के सफर बस इतना ही। नमस्कार।